सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मैट कैम क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। और आज हम लोग इस सेशन में कंटिन्यू करते हैं अपनी ऑर्गेनोमेटालिक्स को। ऑर्गेनोमेटालिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बीन्स को अच्छी तरीके से पढ़ा था और कार्बीन्स के बेसिस पर जो हम लोगों के कैटलिस्ट थे, हम लोगों ने स्ट्रॉक कैटलिस्ट, क्रेब्स कैटलिस्ट को अच्छे से पढ़ लिया था। और उसमें ही हम लोग आगे बढ़कर हम लोगों ने ओलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शंस भी पढ़ी थी। उन्हीं ओलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शंस को चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट मैंने उसकी मैकेनिज्म आपको क्लियरली नहीं बताई थी, मुझे लगा था कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि ओलिफिन मेटाथेसिस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में नहीं आई है। तो चलिए उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ओलिफिन मेटाथेसिस हम लोगों ने देखी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इसी भी तरीके से आपके पास ये ऐसे 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 डबल बॉन्ड नहीं, कहीं पर भी अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल में डबल बॉन्ड्स हैं या फिर टर्मिनल में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, और अगर आप इनकी रिएक्शन स्ट्रॉक या फिर ग्रेव्स कैटलिस्ट से कराते हैं तो ये एक मेटाथेसिस रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर इसकी रिएक्शन मान लीजिए आप किसी RH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास एक कोई कार्बीन है और मान लो यहाँ पर इस पर PPS3 ऐसे लगा, ऐसे कुछ भी एक लगा हुआ है, ठीक है, ये एक आपकी मेटल कार्बीन है। तो मेटल कार्बीन की रिएक्शन अगर आप इससे कराएंगे तो रिएक्शन कराने से बेसिकली क्या होता है, देखिए आपको एक ओवरऑल बात आपको ध्यान क्या रखनी होती है इन रिएक्शंस में, कि आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपके पास कोई एक डबल बॉन्ड होगा और दूसरा वहां पर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ आपका मेटल लगा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें क्या होता है कि आपस में पहले इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, एक रिंग फॉर्मेशन करते हैं। रिंग फॉर्मेशन करके क्या करेंगे, इस तरीके से आपकी मान लो इन्होंने 4 मेंबर्ड रिंग बना ली, 4 मेंबर्ड रिंग इसने इस तरीके से बना ली, और उसके बाद क्या होता है, ये जो कार्बीन इसके साथ लगी होगी अपनी कार्बीन कार्बन को चेंज करने का बिहेवियर रखता है, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेगा तो फिर वापस जाके रिएक्शन फिर से बैकवर्ड साइड चली जाएगी और यहीं पर रिएक्शन ऐसे ऐसे होती रहेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इस वाले कार्बन की जगह इस वाले कार्बन से अब कनेक्ट होना चाहे, तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से आपके पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड RH, कुछ इस तरीके से ये आपके कैटलिस्ट, कार्बन कैटलिस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना और समझना कि आपका जो ये RH मेटल है ये इससे इंटरेक्ट करेगा, RH मेटल इससे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करने से बेसिकली क्या होगा आपके पास कुछ इस तरीके से ऐसे 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 ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आया, इस जगह पर आपका ये RH मेटल आएगा और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये आपका PPS3 ग्रुप लगकर आएगा। अब देखो ध्यान से एक बात आपको क्या समझने वाली है कि यहाँ पर जो आपका ये RH मेटल आपने कहाँ पर कनेक्ट किया है, RH मेटल आपने इस कार्बन से कनेक्ट किया है, ना कि इस कार्बन से कनेक्ट किया है। तो आपके पास इस RH मेटल के साथ जो ये कार्बीन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ होगा, और यहां पर आप जिस मेटल के साथ उसको कनेक्ट कर रहे होंगे, तो यहां पर इसका जो ये देखिए इस एल्कीन का ये बल्कियर ग्रुप वाला पार्ट ये है जो कि बड़ा है, और इस वाली एल्कीन का जो बल्कियर वो है, वो क्या है, ये है। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के क्या रखना होता है, हमें ट्रांस रखना होता है, ताकि यहां पर और ज्यादा स्ट्रेन डेवलप ना हो। ये बात आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। तो आपके पास इसके आगे का सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, बहुत ही सिंपल होते हैं। अब आगे कुछ नहीं है, आगे क्या है, बेसिकली ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। एक तरीके से क्या हुआ कि इस RH ने अपने कार्बन कार्बन को चेंज किया, अब इसके पास जो कार्बन बॉन्ड के साथ कार्बन है वो ये आकर आ गया। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, आप कोई सी भी रिएक्शन यहां पर करा सकते हैं। तो इसके बाद बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर ये डबल बॉन्ड आपका ये RH ग्रुप, और इस तरीके से आपके पास ये डबल बॉन्ड लगकर यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखिए आप बेसिकली क्या है, फिर से दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब इंटरेक्शन करने के लिए कुछ भी याद नहीं रखना है, फर्स्ट इंटरेक्शन के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखने होते थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद सेकंड इंटरेक्शन में कुछ नहीं भाई, ये आपस में ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, और कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसे 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 यहां पर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से ऐसे ऐसे, और यहां पर आपका RH ग्रुप बनकर आ गया। अब अगर बॉन्ड को आप फिर से उसी फैशन में ब्रेक करेंगे जिस फैशन में वो फॉर्म हुए थे, तो फिर से वापस ऊपर वाली चीज बन जाएगी, वापस क्या होगी, ऊपर वाली चीज बन जाएगी, और यहां पर ये डबल बॉन्ड बेसिकली अभी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर आपने उसी फैशन में रिंग को ओपन कर दिया तो वो रिएक्शन वापस चली जाएगी, और उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है, वापस से रिएक्शन यहीं पर आएगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती रहेगी। तो ऐसा होगा कि एक ऐसा स्टेप आ सकता है जिसमें रिंग दूसरी तरीके से ओपन हो, और जैसे ही दूसरी तरफ से ओपन होगी तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक स्टेबल प्रोडक्ट आपको दिखता हुआ मिलेगा, क्या कि यहाँ पर बेसिकली ये बॉन्ड इधर की तरफ और ये बॉन्ड इधर की तरफ आपका ब्रेक होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका प्रोडक्ट बनकर आ गया।
तो कुल मिलाकर कहीं पर भी अगर आपके पास कहीं पर भी एक एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो सकता है, ओलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं इनको, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस तरीके की कोई भी रिएक्शन आई और उसमें आपको ग्रब्स कैटलिस्ट, ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट, ग्रब्स सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट या फिर स्रॉक कैटलिस्ट अगर आपके सामने लिख कर आपको दे दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर, एक मिनट यहाँ सब चल रहा है ना, आवाज आ रही है सब, हाँ ठीक है भाई, चलिए सही। तो बेसिकली यहां पर आपको ध्यान क्या रखना होता है कि आपके पास ये जो एल्कीन्स हैं, इन एल्कीन्स के जो इंटरनल कार्बन्स हैं, इन कार्बन्स को आपस में डायरेक्टली आप अटैच कर दीजिए और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। आप डायरेक्टली यहां पर प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर आपको याद करना हो, डायरेक्टली अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हो। जैसे अगर आप नंबरिंग करिएगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7, इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद जो आपका अगला काम होगा वो क्या होगा, अगला काम क्या करना कि इस एल्कीन का ये 2 नंबर कार्बन, इसका ये 6 नंबर कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड क्या करिए, से डबल बॉन्ड आप बना दीजिए। तो कई बार स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े बनकर आएंगे तो वहां पर आप नंबरिंग करके 2 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बना देना, या फिर जो भी आपके कार्बन्स के इंटरनल कार्बन्स होंगे एल्कीन्स के, उनमें अंदर ये कर देना और आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, कभी भी आपके पास एक एल्कीन दे रखी हो और एक क्या दे रखी हो, मतलब दोनों टर्मिनल्स में क्या हो आपके पास, एल्कीन प्रेजेंस हो। अब मान लो एक एल्कीन हो आपके पास, एक एल्काइन हो और भी एल्कीन्स दे रखी हैं और आपके सामने कुछ इस तरीके से ग्रब्स कैटलिस्ट आपको ये दे दिया गया है और अब आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। तो जब आपके पास मान लीजिए यहां पर इस तरीके से डबल बॉन्ड थे, तो वहां पर तो आपने क्या किया, वहां पर तो आपने कुछ नहीं करते थे, आपने इन बॉन्ड्स को हटाया और हटाने के बाद डायरेक्टली यहां पर डबल बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से रिएक्शन दिखाते थे जब आपके पास 2 ऑप्शन नहीं होते थे। लेकिन अब जरा ध्यान समझिए, अब आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन आपके यहां पर करानी पड़ेगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अब इस मेटल में आप लोग RU RH जो भी आपका मेटल है, आप यहां पर पहले तो वो इस एल्कीन से या तो इससे रिएक्ट करा लो या तो इससे रिएक्ट करा लो। हम लोग चलिए इससे रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। इससे आपका जो क्या होगा, मेटल RU और कार्बन कार्बन मेटल कनेक्ट होगा आके, और कुल मिलाकर यहां पर डायरेक्टली RU मेटल आकर आपका जुड़ जाएगा। डायरेक्टली क्या होगा, यहां पर आपका RU मेटल जुड़ जाएगा। मतलब पहले आपका RU और उसके साथ डबल बॉन्ड कार्बीन लगी होगी और कार्बीन इसके साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद रिंग क्लोजिंग और फिर रिंग ओपनिंग में से क्या होगा, RU आपका यहां पर आ जाएगा। जैसे कि यहां पर आ रहा था, देखो जैसे कि यहां पर क्या रहा था, पहले इसके साथ ये आपका इंटरेक्ट कर रहा था और उसके बाद ओवरऑल क्या हो रहा था कि ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन की जगह मेटल आकर कनेक्ट हो गया था। देखो ये वाला डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया, आपका RH मेटल लग गया था आपके पास। तो इसी तरीके से यहां पर बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां पर ये आपका RU मेटल इस तरीके से पहले आकर कनेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में बेसिकली फिर से एक रिंग क्लोजिंग होगी, रिंग क्लोजिंग होगी तो कुछ इस तरीके से रिंग क्लोजिंग होगी। तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, ऐसे 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 कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर इस तरीके से ऐसे 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 आ जाएगा। यहां पर एक ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग विद डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड अभी अवेलेबल होगा ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है। और यहां पर आपके पास ये RU मेटल आ गया आपके पास, और इस जगह यहां पर क्या आ गया आपके पास, Me बनकर आ गया। जरा ध्यान समझते रहिएगा। और यहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन, इस तरीके से डबल बॉन्ड ये और यहां पर कुछ इस तरीके से ये, और यहां पर आपके पास ये एक Me लगा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखना ध्यान से क्या करना है। अब देखो दो पाथवेज हैं आपके पास, या तो आप उसी तरीके से रिंग ओपन कर दो तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, वापस बैकवर्ड साइड चली जाएगी। लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं है, रिएक्शन आगे पीछे होती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला जो आपका बॉन्ड है कुल मिलाकर ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरफ शिफ्ट होगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपका कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने से बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली इस तरीके से आप 5 मेंबर्ड रिंग बना कर रखिए। आप चाहे तो साथ साथ में रिएक्शन कर सकते हैं मेरे साथ। यहां पर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से आ गया, यहां पर आपके पास ये Me ग्रुप लगकर आ गया, और इसके बाद यहां पर जरा ध्यान से समझना, यहां पर ये कार्बन, कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ आपका ये RU मेटल लगा हुआ है, और ये आपका Me ग्रुप आपका लगकर आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर ये ऑक्सीजन इस तरीके से, ये आपका डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप, और कुछ इस तरीके से कार्बन के साथ ये आपका डबल बॉन्ड इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये डबल बॉन्ड आप चाहें तो डायरेक्टली इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों के साथ 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं ऐसे ही यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको ऐसे हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका ये RU लगा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर ये तो था ना, इस तरीके से था, तो ये यहाँ पर ये आ गया और ये आ गया। इस तरीके से मैंने 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बना दी, और उसके बाद बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दिया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दिया।
तो मैंने क्या किया, कुल मिलाकर यहां पर एक तरीके से डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, एक ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बनी, और इसके बगल वाली रिंग कितने मेंबर्ड है जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक क्या होगी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी इस तरीके से, ऐसे 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 करके 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 1 क्या यहां से स्टार्ट हुआ, तो 1 यहां से हुआ, 2 और 3 के बीच में यहां पर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। और 2 पर क्या लगा हुआ है, एक आपका ये लगा हुआ है एमी ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर इधर आपका एमी ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन है और ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन दे रखी है, और इसके बाद बेसिकली आपका ये डबल बॉन्ड इस तरीके से आ गया। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट बनकर आ गया। ये क्या बनकर आ गया आपका, प्रोडक्ट बनकर आ गया। बताइए भाई, इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं आई ना, आपको समझ गया आप, ये बात सारी समझ में ध्यान से आ गई। आपके पास दो केस हो सकते हैं, या तो एल्कीन एल्कीन दे रखी होंगी, एल्कीन एल्कीन दे रखी होंगी, इसके साथ कुछ ऐसे जुड़ा होगा, या तो इसके साथ कुछ ऐसे जुड़ा होगा, आपके पास ग्रुप्स कैटलिस्ट देगा। तो आप क्या करोगे, कुल मिलाकर इन दोनों एल्कीन्स को हटा के यहां पर डबल बॉन्ड बना दोगे। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास बहुत 2-3 एल्कीन्स दे रखी हो, तो आप पहले एक एल्कीन को पकड़ो, उसको दूसरे से कनेक्ट कराओ, फिर दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कराओ। लेकिन कहीं पर भी 2 एल्कीन होंगी तो आपस में कनेक्ट होंगी, और कनेक्ट होने के बाद उनका काम हो जाएगा खत्म, उससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक एल्कीन है, एक एल्काइन है, तो वो एक एल्कीन एल्काइन से जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद आगे भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ। पहले एक एल्कीन एक एल्काइन से कनेक्ट हुई, पहले तो आपका ये आरयू जो एल्कीन के साथ आया, उसने आरयू के साथ आया, और वो आरयू के डबल बॉन्ड में आकर बैठ गया इस तरीके से। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आपके पास इस तरीके से एक एल्कीन है, जब भी आपका ये कनेक्ट होता है आके, जब भी आपके पास ग्रब्स कैटलिस्ट या फिर फ्रॉग कैटलिस्ट जब भी आपके पास कनेक्ट होते हैं आके, तो उस केसेस में बेसिकली क्या होता है, आपके पास कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके यहां पर ये होगा, इसके इस कार्बन को हटाकर यहां पर आरयू मेटल बैठ जाता है। वही रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग होगी, तो उसमें बेसिकली कार्बन एक्सचेंज हो जाता है। कुल मिलाकर इतना ही होता है। तो यहां पर आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में अगर आपने इसको कार्बन की जगह डायरेक्टली मेटल लगाया, तो मेटल लगाने के बाद अब आप इसको वापस कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। रिंग क्लोजिंग करेंगे, फिर रिंग ओपनिंग करेंगे। रिंग ओपनिंग करने के बाद आपको ये चीज जो दिखेगी ना, ये जब ये घूमकर यहां पर आपके पास ये पहले ऐसे था ना, ये आर यू डबल बॉन्ड यू था ना, ये चीज जब आपको देखने लगेगी तो आप समझ जाओगे कि इसको अब किससे रिंग क्लोज कराना है, किससे रिंग ओपनिंग करानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना और करके देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, अब हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कैटालिसिस में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, कैटालिसिस समझते हैं। आपके सिलेबस में होमोजीनियस कैटालिसिस है, ऑर्गेनोमेटालिक्स की होमोजीनियस कैटालिसिस आपको पढ़नी है कि कैटालिसिस में क्या यूज होता है, और कैटालिसिस के बेसिस पर ही बहुत ज्यादा यूजफुल ऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटालिक्स आती है। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स एज अ, और मैंने बताया ना, ऑर्गेनोमेटालिक्स रीजन्स को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कैटलिस्ट को जरा ध्यान समझते हैं, कैटलिस्ट के कुछ पॉइंट्स को जरा ध्यान समझते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। पहली बात तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन को एनहांस कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती हैं, मतलब वो रिएक्शन हो सकती हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, लेकिन वो बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं। हो सकता है कि उस रिएक्शन को कराने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि महीने भर बैठे रहोगे कि हाँ अच्छा इसकी रिएक्शन, एक एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्रोजन एल्कीन आपस में रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके एल्केन बन जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एल्कीन लाए और आपने हाइड्रोजन लगाया और मिलाकर, पहले होता था भाई, पहले होता था, पहले ऐसे मिला देते होंगे और 2-3 दिन बैठे हुए हैं, महीने भर बैठे हुए हैं और आराम से रिएक्शन चल रही है। लेकिन जैसे जैसे हमें जल्दी रिएक्शंस कराने की जरूरत है, मान लो हमें वो रिएक्शन बहुत कम समय में करानी है, आपके पास जरूरत है उस प्रोडक्ट की, रिएक्शन को कम समय में कराना है। ऐसा कई बार हो सकता है कि वही थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन को कम समय में कराने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इस तरीके से, पहले ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन को क्या नाम है, हीट कर दो, एक्टिवेट कर दो। रिएक्टेंट्स जब आपस में, रिएक्टेंट जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो तेजी तेजी रिएक्ट करने लगेंगे, जल्दी रिएक्ट करने लगेंगे, और कुल मिलाकर वो रिएक्शंस थोड़ा फास्ट होने लगेंगी। रिएक्शन को हीट देकर, टेम्परेचर बढ़ाकर रिएक्शन मिक्सचर का आप रिएक्शन को फास्ट करा दो। लेकिन रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका रिएक्टेंट डिकम्पोज हो सकता है। अगर बहुत एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आपके होंगे तो वो साइड प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे दे सकते हैं। मान लो कहीं पर 1% साइड प्रोडक्ट बन रहा है, और साइड प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनते हैं तो इंडस्ट्री में जितने ज्यादा साइड प्रोडक्ट्स में जितना ज्यादा वेस्ट होता है, वो रिएक्शन उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, उतनी ज्यादा आपके इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं की जा सकती हैं रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल थी, उन रिएक्शंस को जल्दी और आसान तरीके से कराने के लिए कैटलिस्ट एक ऐसे केमिकल्स हमको देखने को मिले जो कि आपके पास आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं ना, आपके पास आते हैं, आपके रिएक्टेंट्स के पास आते हैं।
रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं, रिएक्टेंट्स को एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, रिएक्टेंट्स को एक इंटरमीडिएट प्रोवाइड करते हैं और उनको आपस में रिएक्ट कराते हैं और रिएक्ट करा के आपके प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ थी, जो आपको प्रोडक्ट बनाने की जो आपकी वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, वो प्रोडक्ट जो स्लो बन रहे थे उनको फास्ट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं और इन्हें कहते हैं कैटलिस्ट और इस बिहेवियर को कहा जाता है कैटलिसिस। तो इसी पॉइंट्स को अब हम लोग को फोकस समझना है और फिर एक बार हम लोग इसको कैटलिसिस थोड़ा समझ लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग होमोजेनियस कैटलिसिस में घुसते हुए आगे हम लोग अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो यही है कि ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें की बातें तो जो मेन पॉइंट्स हैं तो हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं सच रिएक्शंस बट नीड वेरी मच एनर्जी सो कॉस्ट, फ्यूल बहुत ज़्यादा लगेगा अगर आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे, फ्यूल बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आपके बनने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट की हेल्प से विदाउट गोइंग टू द हाइयर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ना जाने के बावजूद हम लोग रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिकली एक कोई भी आपका जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट किस तरीके से, ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि आखिरकार वो कैसे एनहांस कर रहा है रिएक्शंस को, ये बात समझनी पड़ेगी। तो कोई भी कैटलिस्ट दो तरीके से किसी रिएक्शन को एनहांस कर सकता है। एक तो क्या करेगा कि उस रिएक्शन का जो आपने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी है ना, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, आप आर्हीनियस इक्वेशन जो पढ़ते हैं K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है K। तो बेसिकली यहाँ पर या तो कैटलिस्ट इस फ्रीक्वेंसी फैक्टर को इंक्रीज कर देता है, किसको इंक्रीज कर देता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को। अब कुछ पॉइंट से समझ लेना, ज्यादा आप बोर नहीं होना। फ्रीक्वेंसी फैक्टर को या तो इंक्रीज करता है आपका कैटलिस्ट या तो फिर क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ये दो तरीके से कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, आपके किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो इन जनरल सारे के सारे कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज ही करते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर को बढ़ा देने का मतलब इन जनरल एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स को आपका कैटलिस्ट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जो इफेक्टिव कॉलिजन्स जो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको वो इंक्रीज कर देता है। तो एक तो तरीका ये होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर को इंक्रीज करने का, और मैक्सिमम केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट होता क्या है, अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स reactant together and accelerate their interaction but does not permanently change during a reaction। रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। ये सारी की सारी बातें हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसका मतलब है कि इफेक्टिव कॉलिजन्स को या फिर सक्सेसफुल कॉलिजन्स को बढ़ा देता है, और दूसरा होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना। So a catalyst increases the rate of reaction by lowering the activation energy by opening up pathways with lower Gibbs free energy of the activation। तो आपको पता है कि आपके पास ये एक रिएक्टेंट दे रखा होता है, रिएक्टेंट के साथ आपका कुछ इस तरीके से एक आपका एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट्स आपको मिलने लगते हैं। तो ये रिएक्टेंट क्या करता है, वो कैटलिस्ट क्या करता है कि कैटलिस्ट आता है, पहले आपके रिएक्टेंट के साथ मिलता है और क्या करता है, कोई एक ऐसा दूसरा पाथवे ढूंढता है जिसकी एनर्जी क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, ये डैश कर देता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, जल्दी क्या करते हैं, रिएक्शंस आपके प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका रिएक्टेंट क्या करता है, काम करता है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी वो सिर्फ उस पाथवे की चेंज करता है, ओवरऑल रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको चेंज नहीं करता है आपका कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी जी होता है वो आपका एक तरीके का स्टेट फंक्शन होता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन ही रहा था, पहले भी बन रहा था, अब भी बन रहा है। तो जब स्टेट में इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं होती है। लेकिन रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी को क्या कर देता है, आपका रिएक्टेंट कैटलिस्ट चेंज कर देता है। तो वही पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया। देखिए, दस द रिएक्शंस दैट आर थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, जो रिएक्शंस होंगी उनको फेवरेबल आपको फेवर नहीं कर सकता है आपका कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन मीडियम, जो रिएक्शन मिक्सचर है ना आपका, जैसे मान लो आपका रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो जो आपका रिएक्शन का मीडियम है उसी मीडियम में वो आसानी से सॉल्युबल होता है। कुल मिलाकर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं, दोनों के दोनों फेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों की स्टेट क्या होती हैं, सेम होती हैं।
तो आपस में सॉल्युबल होते हैं रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपके जो कैटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली दूसरे फेज में होते हैं। आपका कैटलिस्ट के फेज जो होगी वो रिएक्टेंट के फेज से या फिर प्रोडक्ट के फेज से अलग होती है। मैक्सिमम केसेस में आप कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कह सकते हैं। इनसॉल्युबल रिएक्शन मीडियम में वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो अपने अपने फायदे और नुकसान है होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब होता है जब आपको बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस करानी है, हाई कॉस्ट वाली रिएक्शन करानी है, रिसर्च बेस्ड की रिएक्शंस करानी है, तो आप होमोजीनियस कैटलिसिस कराते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर चीप रिएक्शंस करानी है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकें, तो आपके हेट्रोजीनियस कैटलिसिस को यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। क्या है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आर इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम बट नीड्स हाई टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, सो द साइड प्रोडक्ट्स हैव द लो सेलेक्टिविटी। यही बात मैंने अभी जो आपको बताई कि जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं उनको रिएक्शन मीडियम, देखो आपने जब कैटलिस्ट को यूज किया, कैटलिस्ट को जब आपने यूज किया आपके रिएक्टेंट के साथ और आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट के साथ आपका कैटलिस्ट अभी भी अवेलेबल होता है। तो प्रोडक्ट को सेपरेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटलिस्ट आपका कैसा है। तो कई जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में जब आपका कैटलिस्ट पहले से ही अलग फेज में था, तो उसको इससे आपका जो प्रोडक्ट होता है या फिर आप कहें जो आपका कैटलिस्ट होता है, इस मिक्सचर से इसका कैटलिस्ट का जो रिमूवल होता है वो आसान होता है। लेकिन इन रिएक्शंस को कराने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिले नहीं है, एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस करानी पड़ती हैं। और इसी वजह से हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इजीली सेपरेट तो हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट से, लेकिन उनको कराने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और अगर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है तो तुम सोचो कि वहां पर एक्टिवेटेड रिएक्टेंट्स होंगे, वो साइड प्रोडक्ट्स जहां पर एक बनना चाहिए वहां पर 10 बन सकते हैं। तो सेलेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है। यही बात मैंने आपको बताई, इंडस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रह जाता है। अगली बात क्या है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम तो होती है कि उनको प्रोडक्ट से सेपरेट करना आसान नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा उनकी सेलेक्टिविटी अच्छी होती है। होमोजीनियस कैटलिसिस की हम लोग जो रिएक्शन की जो प्रोसेस है, जो उसकी मैकेनिज्म है, उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस बेसिस पर हम लोग और अपने रिएक्टेंट्स में और चेंजमेंट लाकर अच्छे प्रोडक्ट्स पा सकते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की जो हमारी मैकेनिज्म होती है उसको बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता है। इनको तो हम लोग फिर भी आसानी से समझ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता तो दिए ही हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ जो पॉइंट्स जैसे, तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि हेंस होमोजीनियस कैटलिस्ट आर ऑफन यूज्ड व्हेन सेलेक्टिविटी इज नीडेड एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट सेपरेशन फ्रॉम द मिक्सचर इज रिजॉल्व्ड। मतलब कि वही सीधी बात हो गई कि जरूरी नहीं है कि आपको सेलेक्टिविटी चाहिए फिर भी आप होमोजीनियस कैटलिसिस यूज करो। आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट आपके प्रोडक्ट से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, या फिर किसी ने अभी लेटेस्ट कोई ऐसी रिसर्च करी हो जिसमें उस कैटलिस्ट को प्रोडक्ट से रिमूव करना आसान हो गया है, तो आप फिर उसमें जब सेलेक्टिविटी चाहिए होगी तो उस कैटलिस्ट को यूज करना आप शुरू कर दोगे। तो ये कुछ हल्के फुल्के पॉइंट्स है, कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। डिफरेंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में, वही सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, वो इनसॉल्युबल होता है, ये लो टेम्परेचर पर काम कर सकता है, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। सेलेक्टिविटी प्रोडक्ट की यहाँ पर अच्छी होती है, वहाँ पर लो होती है। प्रोडक्ट का सेपरेशन आसान नहीं होता है, ये बात होती है, लेकिन वहाँ आसान होती है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर आप बहुत क्लियर रिएक्शंस आप करा रहे होते हैं, आपको मैकेनिज्म पता होती हैं, आपको लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस तो करानी होती है, लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है, वो थोड़ी इकोनॉमिक पड़ती है क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखना नहीं, सोचना नहीं, तो इसलिए। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं, टर्न ओवर नंबर और टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, ये दो टर्म्स यूज होते हैं आपके कैटलिस्ट में। टर्न ओवर नंबर क्या होता है? देखो, एक कैटलिस्ट जो होता है आपका, यहाँ पर आपके पास एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में क्या होता है, आप इस तरीके से कैटलिस्ट मिलाते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनने के बाद कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट बनने के बाद आपका कैटलिस्ट क्या होता है, आपका रिमूव कैटलिस्ट आपका फिर से क्या होता है, फ्री अवेलेबल हो जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक साइकिल के थ्रू काम करता है, वो एक तरीके से रिएक्टेंट के पास आता है और उससे प्रोडक्ट बनाता है और फिर से वो अपना कैटलिस्ट वापस इनिशियल फॉर्म में चला जाता है। तो इस तरीके से ये कि आपका कैटलिस्ट क्या होता है, एक साइकिल में फॉर्म करता है। कैटलिस्ट वापस कैटलिस्ट बन जाएगा, जो पहले रिएक्टेंट को लेगा, एक तरफ से रिएक्टेंट उसमें डालते रहो और एक तरफ से क्या होगा, वो प्रोडक्ट निकालता रहेगा और घूम के फिर से वो कैटलिस्ट बन जाएगा। कैटलिस्ट अपनी इनिशियल फॉर्म से जाकर वो फिर से इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा। और इस तरीके से एक रिंग के थ्रू या फिर एक साइकिल के थ्रू, साइकिल के थ्रू काम करते हैं आपके कैटलिस्ट। और इस एक साइकिल को, किसी भी कैटलिस्ट की एक साइकिल को कहा जाता है टर्न ओवर के बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्न ओवर बोलते हैं।
तो टर्नओवर नंबर क्या होता है? टर्नओवर नंबर होता है कोई भी कैटलिस्ट, ऐसा तो है नहीं कि आप लाए और फिर उसकी ऐसी तैसी कर रखी, आप बड़ा बड़ा रिएक्शन कराए जा रहे हो और उसको अनंत काल से उसको बस यूज ही करते रह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट होती है, एक लाइफ टाइम होता है हर कैटलिस्ट का कि वो कुछ समय बाद बर्बाद हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही कोई भी कैटलिस्ट का लाइफ टाइम या फिर उसकी इफेक्टिवनेस या फिर उसकी एज कितनी हो सकती है, वो कितना यूजफुल हो सकता है, इस कैटेगरी को बताने के लिए कौन सा कैटलिस्ट अच्छा है, कौन सा कैटलिस्ट बेकार है, क्वालिटी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट में एक यूज करते हैं नंबर, जिसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। तो टर्न ओवर नंबर बेसिकली किसी भी कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को बताता है कि वो एक्चुअली कितनी साइकिल्स के लिए इफेक्टिव है, वो कितनी साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद बेकार हो जाएगा। तो 10⁵ to 10⁶ टाइम्स जो एवरेज नंबर ऑफ टर्नओवर नंबर होता है किसी भी कैटलिस्ट का, जिसका टर्नओवर नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना बढ़िया, उतना ज्यादा यूजफुल, उतना ज्यादा इफेक्टिव, उतना ज्यादा उसका लाइफ टाइम क्या होगा, एक तरीके से ज्यादा होगा एज अ कैटलिस्ट। तो टर्नओवर नंबर क्या होता है, ये आपके सामने डेफिनेशन तो लिखी हुई है, लेकिन बाकी बात भी मैंने आपको बता दी कि वो खराब होने से पहले कितनी नंबर ऑफ साइकिल चल सकता है, ये होता है आपका टर्नओवर नंबर। इसके बाद टर्नओवर नंबर का अगर आप डेफिनेशन के बेसिस पर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं आपके नेट गेट में, तो उसको आप देख लीजिए। आप कैनेटिक्स में भी इस चीज को देख चुके होंगे। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, तो मतलब पर मोल अगर आप बात कर रहे होंगे तो पर मोल के हिसाब से एक कैटलिस्ट कितने रिएक्टेंट्स को क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपने कितना यूज किया है, उसके आधार पर आप कितना अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आपने यूज किया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट से। परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टर्नओवर नंबर निकल आएगा। इसके बाद टर्नओवर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी की बात क्या होती है कि पर सेकेंड, एक तरीके से ये आपका इफेक्टिवनेस, ये एक तरीके का बताएगा कि कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, वो कितने दिन तक, इसकी लाइफ टाइम कितनी अच्छी है, और ये बताएगा कि वो कितना एक्टिव है, कितना तेज काम करता है। तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? पर यूनिट टाइम आपका टर्नओवर नंबर कितने हैं, पर यूनिट टाइम कितनी साइकिल्स वो कंप्लीट कर रहा है। तो नंबर ऑफ पासेस थ्रू कैटेलिटिक साइकिल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में वो कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स में क्या कर रहा है, पास कर सकता है आपका कैटलिस्ट, कितना तेज काम कर सकता है। तो ये दो टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसीज है, इनको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अब हम लोगों के लिए जो काम का है, जो क्या है ऑर्गेनोमेटालिक्स के काम का है, जो रिएक्शंस का काम का है, हम लोग साइंस में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हमें मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे ना ले जाकर हमें रिसर्च लेवल पर चीज़ों को समझना है। तो हमें सेलेक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉस्ट की जरूरत इतना वो मेन रोल नहीं है। कॉस्ट के लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री आपको आप जहाँ पर लैब में काम कर रहे होंगे वहाँ पर आपको फंड्स मिल रहे होंगे। आपका काम क्या है कि आप काम बेहतरीन करो, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ताकि हम उसको बाद में इंडस्ट्रियल लेवल पर ले आएंगे। लेकिन आप जब नया नया काम होगा तो आपका प्रोडक्ट सही बनना चाहिए। आप जो जिस लिए आपसे कहा गया इससे ये बनाओ, तो आप उससे वही बनाओ, चार चीज़ें साथ में ना बनाओ। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है आपका कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस बहुत यूजफुल होती हैं, बहुत काम की रिएक्शंस होती हैं। आपको पता भी है कि किसी भी अल्कीन की रिएक्शन अगर आप किसी हाइड्रोजन से करा दो तो वो हाइड्रोजनेट कर जाएगी, वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है। एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करा दो तो वो रिएक्शन एल्केन बनेगा, लेकिन ये बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं। तो इसलिए हमें हाइड्रोजनेशन को कैटेलाइज करना पड़ता है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस चाहिए होती हैं। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में बहुत सारे कैटलिस्ट यूज किए गए। किसी कैटलिस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाना पड़ता था, किसी को कहीं पर रूम टेम्परेचर पर, बहुत सारी समस्याएं हम लोग को देखने को मिलती थी। लेकिन जो पहला ब्रेक थ्रू मिला, वो पहला ब्रेक थ्रू था विल्किंसन कैटलिस्ट का। विल्किंसन कैटलिस्ट इसलिए फेमस इसलिए आता है क्योंकि वो पहला ब्रेक थ्रू था जिसने एल्कीन्स के, ओलिफिन्स के हाइड्रोजिनेशन को रूम टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करा दिया बड़े ही आसानी से, विद अ वेरी गुड हाई यील्ड। तो चलिए इसी चीज को समझते हैं। बेसिकली क्या है कि H2 के साथ ये वाला है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये होता नहीं है। तो यहीं पर था कि विल्किंसन कैटलिस्ट जो था उसने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? आपका रुथेनियम मेटल RH, और इसमें आप इस तरीके से ऐसे 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 यहाँ पर आप PPS3 लगा दीजिए। यहाँ पर इस तरीके से आप अबोव द प्लेन इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दीजिए, इस जगह आप H लगा दीजिए, यहाँ पर ये अबोव द प्लेन 3 PPS3 ग्रुप होंगे। और क्या होता है, एक आपका क्या होगा, एक आपका H, आपका हाइड्राइड डायरेक्टली प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका PPH3। ठीक है, तो ये होता है आपका D16, आपका
D16 कह रहा हूँ आपका, D16 कह रहा हूँ, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में बाकी सारे पॉइंट्स, भाई अब ये 16 इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, तो और बाकी के सारे सारे पॉइंट्स आप इसके निकाल कर नोट कर सकते हैं। आपके बारे में आपको सब कुछ पता है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा सिस्टम है, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 है, क्या है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ये। और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, RH1 से RH3 में जा सकता है, इसलिए ये कैटालिटिक फॉर्म में बहुत यूजफुल होता है आपका कैटलिस्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग ध्यान से, एक बार हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देख लेते हैं कि आखिरकार बेसिकली इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से ये रिएक्ट करता है आपकी एल्कीन से। तो बेसिकली आपके पास कोई भी इस तरीके से R, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अगर आप H2 से करा दें और आप ये साथ में यूज क्या करें RHPPS3 का होल थ्राइस और Cl, मतलब कुल मिलाकर वेलक्लिंसन कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा आपका इस तरीके से R, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये बेसिकली CH2 और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ये बनाकर देगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मान लो एल्कीन की जगह एल्काइन प्रेजेंट होगी, एल्काइन अगर आपके पास प्रेजेंट होंगी तो ये एल्काइंस को भी हाइड्रोजनेट कर देगा। और यहाँ पर इस तरीके से अगर आपने इसकी रिएक्शन एक इक्विवेलेंट H2 यूज किया हुआ है, यहाँ पर आप विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करेंगे तो विल्किंसन कैटलिस्ट इसको हाइड्रोजनेट कर देगा। और यहाँ पर आपके पास R इस तरीके से ऐसे ऐसे ये हाइड्रोजन और इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर एक बात आप और समझ गए होंगे कि ये सिन एडिशन कराता है। क्या कराता है? सिन एडिशन ऑफ H2 कराता है। यहाँ पर H2 का क्या होता है? सिन एडिशन कराया जाता है या फिर सिन एडिशन यहां पर होता है। तो ये काम होता है किसका? विल्किंसन कैटलिस्ट का। आखिरकार ये रिएक्शन कराता कैसे, चलिए इसको समझते हैं। बेसिकली आपके पास यहां पर ये RH और ये आपका PPS3 का होल थ्राइस और Cl कुछ इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं तो ऐसे, यहाँ पर आपके पास PPS3, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये Cl और यहाँ पर आपके पास बेसिकली क्या है? RPPS3Cl था ना, मैंने देख दिया हाइड्रोजन लिख दिया क्या कहीं पर? यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था भैया, ये इसके लिए क्षमा याचना। Cl होता है आपका ये बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, ये इस जगह आपने Cl ले लिया, यहाँ पर ये PPS3, मैं PP लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैं सिर्फ PP लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप रिएक्शन जब करा रहे होते तो एक तरीके से आपके जो कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होता है, ये हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में इसको यूज किया जाता है। हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन दे रखे होते हैं हम लोग, मतलब जो इस एटमॉस्फेयर में होता है वहां पर हाइड्रोजन गैस अवेलेबल होती है। तो वहां पर आपने इस तरीके से H2 का एडिशन होगा। तो क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी? यहां पर होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या होगा? H2 का क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। और ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो यहां पर जो H2 आकर जुड़ेगी, वो कैसे जुड़ेगी आकर H2? वो जुड़ेगी आकर एक तरीके से जो H2 आएगी वो एक दूसरे के कहां पर होगी? सिस पोजीशन में, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। पोलर होता है तो ट्रांस में आती है। तो यहाँ पर RH इस तरीके से, यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन, इस तरीके से ये हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास ये लगा हुआ है आपका Cl, यहाँ पर इस तरीके से PPS3, यहाँ पर PPS3 और यहाँ पर इस तरीके से PPS3 आपका लगकर आ जाएगा। अब आपको पता होगा, आपको एक बात पता होगी, आपको एक बात पता क्या होगी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है H-, इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। H- का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? बहुत तगड़ा होता है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, सामने वाले एक फॉस्फीन को क्या करता है? रिमूव करा देता है। और एक तरीके से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक तरीके से ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा, तो ये 16 होने के लिए नए सिस्टम से कोऑर्डिनेट करने के लिए आपके पास इसको रिमूव करा देगा। H- अच्छे ट्रांस इफेक्ट होने की वजह से इस एक फॉस्फीन को रिमूव करा देगा। और रिमूव कराते ही जो आप एल्कीन यूज कर रहे हैं, जो आप एल्कीन यूज कर रहे होंगे, वो एल्कीन क्या होगी? कोऑर्डिनेट कर जाएगी उस वैकेंट साइट पर। वो एल्कीन क्या होगी? कोऑर्डिनेट कर जाएगी उस वैकेंट साइट पर। तो एक तरीके से एक इंटरमीडिएट भी बन सकता है, ये भी कह सकते हो कि एक इंटरमीडिएट बन के आ गया। वो इंटरमीडिएट आप चाहें तो बनाए, चाहे तो कहते नहीं बना, चाहे तो मतलब बनेगा तो ही, लेकिन उसको यहाँ पर रिंग साइकिल में, इसको एक कैटालिटिक साइकिल बोली जा रही है, जो हम लोग कैटालिटिक साइकिल बनाकर अभी आपको दिखा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को, चाहे तो आप दिखा दें। तो आप दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दिखा दीजिए। यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस तरीके से दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास ये Cl है, क्या आपके पास ये Cl है, ये P है, ये P है, ये PPS3 है कुल मिलाकर। और आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर माइनस, जब ये स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेगी तो यहाँ से PPS3 आपका लीव कर जाएगा। PPS3 क्या होगा? लीव कर जाएगा, ठीक है।
अब जरा ध्यान समझना, ये जो इस फॉर्म है ना, इस फॉर्म को आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, चाहे तो इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टीबीपी स्ट्रक्चर में आ गया होगा। और टीबीपी स्ट्रक्चर में आने के बाद, क्योंकि अगले स्टेप में ही इसका काम खत्म हो जाएगा, अगले ही स्टेप में क्या होगा, यहां से आपके पास ये जो भी एल्कीन आप यूज कर रहे होगे वो एल्कीन आपके पास इस तरीके से आएगी, और इस वैकेंट साइट में क्या होगी, कोऑर्डिनेट हो जाएगी आपके पास RH के साथ इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे R, इसके बाद ये आपका Cl ग्रुप, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये P ग्रुप, और यहाँ पर दूसरा से ये PPS3 ग्रुप है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में होता है यहाँ पर 1,2 हाइड्रोजन का माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाता है। माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाता है किसका, माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाता है किसका, शांत मत हो जाना, ठस मत हो जाना, पूरी वीडियो ध्यान से समझना पहले लेक्चर, उसके बाद आराम करना, ठीक है ना। एक बार में पूरा लेक्चर कंप्लीट करने का है, पॉज कर करके इधर उधर घूमने मत चले जाना। तो यहां पर क्या होगा, इस हाइड्रोजन का क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन एक तरीके से इस एल्कीन पर हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा, और अब ये डायरेक्टली इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट होने के बाद बेसिकली क्या होगा, यहां पर ये RH मेटल आपका इस तरीके से एक फास्फोरस, इस तरीके से दूसरा फास्फोरस, इस तरीके से यहां पर क्या होगा, ये CH2 और यहां पर ये बेसिकली CH और बेसिकली यहां पर क्या आएगा, CH2 और ये बेसिकली R लगकर आ जाएगा, यहां पर ये Cl लगकर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन लगकर आ जाएगा, और इसके अलावा और तो बेसिकली है नहीं, एक तरीके से ये क्या है, टीबीपी फॉर्म होगी। ध्यान रखना 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फॉर्म होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भैया जो आपकी PPS3 निकली थी ना, वो PPS3 फिर से इसमें आकर ऐड हो जाएगी, और ऐड होते ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली RH, यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये CH2 और ये आपका R, और उसके बाद बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये आप लिख दीजिए H, यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए ये इस तरीके से, और यहाँ पर आपने, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक P यहाँ पर जुड़ गया, एक P यहाँ पर जुड़ गया, एक P यहाँ पर जुड़ गया। और अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन आपका होगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा। प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनेगा, एल्केन बनेगी, ये और ये आपका हाइड्रोजन। आई बात समझ में। इस हाइड्रोजन को मैंने वहां से यहां लिख दिया ताकि आपको सिस में देखने लगे, बाकी ये और ये एक दूसरे के सिस में अभी भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिलाकर जो आपका बीच में प्रोडक्ट बनकर आया उसको मैं बीच में लिख देता हूं RCH2CH3। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने यहां पर जो आपकी एल्कीन थी इसको हाइड्रोजनेट कर दिया, इसमें हाइड्रोजन का क्या कर दिया, एडिशन करा दिया, और आपका प्रोडक्ट बनकर आ गया। प्रोडक्ट बनकर क्या हो गया, आ गया। इस तरीके से साइकिल में काम करते हैं आपके सारे के सारे ऑर्गेनोमेटालिक्स कैटलिस्ट, और इस साइकिल को बोला क्या जाता है, कैटालिटिक साइकिल। क्या बोला जाता है, कैटालिटिक साइकिल बोला जाता है, कैटालिटिक साइकिल बोला जाता है। आपको ओवरऑल रिएक्शन के साथ साथ कैटालिटिक साइकिल का पूरा आइडिया मैकेनिज्म का होना चाहिए। ओवरऑल रिएक्शन वही है, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा होता है और सबसे लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा होता है, और कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी काम करती है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपके पास ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद H- का अच्छा ट्रांस इफेक्ट होने की वजह से आपका एक PPS3 ग्रुप लीव कर गया, और आपका कैटलिस्ट एक्टिवेटेड हो गया, और एक्टिवेटेड कैटलिस्ट से आपका जो एल्कीन थी वो कोऑर्डिनेट कर गई। कोऑर्डिनेट करने के बाद बेसिकली 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ। 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन हाइड्रोजन का हुआ एल्कीन पर, तो एक तरीके से वो एल्केन बन गया। एक वैकेंट साइट क्रिएट हुई, और वहां पर आपकी फॉस्फीन फिर से जुड़ गई आकर, और जब फॉस्फीन फिर से जुड़ गई आकर तो स्टेरिक नंबर 6 हो गया, और आसान हो गया रिडक्टिव एलिमिनेशन होना। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ, और फिर से आपका रिएक्टेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला गया। तो आपने एक तरीके से यहां पर ये डालते जाइए, आप एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन लगा कर रखिए, एल्कीन डालते जाइए, प्रोडक्ट निकालते जाइए, और आसानी से विल्किंसन कैटलिस्ट आपका काम करता रहेगा। अब विल्किंसन कैटलिस्ट ओवरऑल सेलेक्टिविटी भी दिखाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट ये एक तरीके से हाई इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन्स को और लेस हिंडर्ड एल्कीन्स को या फिर एल्काइंस को सेलेक्ट करता है रिएक्शन करने के लिए। ये एल्काइंस को ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू एल्कीन्स को, और लेस हिंडर्ड होनी चाहिए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होनी चाहिए, या तो एल्कीन हो या तो फिर एल्काइन हो। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखोगे और आप किसी भी तरीके के विल्किंसन कैटलिस्ट की हेल्प से उसका हाइड्रोजनेशन करा दोगे। लेकिन अब एक बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा ये इतना खास क्यों है, इतना कैसे खास है। क्योंकि आप मतलब ये हाइड्रोजनेशन तो आपने H2PDC का भी देखा हुआ है, H2PDC भी हाइड्रोजनेट कराता है।
तो H2PDC के साथ आप हाइड्रोजनेशन कराओगे किसी चीज का, मान लो आपके पास इस तरीके से ये एक एल्कीन प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, आपने H2PDC की हेल्प से इसको हाइड्रोजनेट करो तो ये सबको हाइड्रोजनेट कर देगा। यहाँ पर आपका क्या टोटली हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये मिलकर आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, H2 के साथ R3PPS3, RHPPS3 का होल थ्राइस Cl कुल मिलाकर विल्किंसन कैटलिस्ट से अगर इसकी रिएक्शन करा दी तो ये भाई सेलेक्टिव है। ये क्या है, सेलेक्टिव है, ये बहुत बढ़िया सेलेक्टिविटी देता है। होमोजेनियस कैटालिसिस है ना, ये बहुत बढ़िया सेलेक्टिविटी देता है और ये सिर्फ और सिर्फ लेस हिंडर्ड एल्कीन को सिलेक्ट करेगा। यहां पर देखिए, ये पहली बात तो ज्यादा, ये क्या है, ज्यादा हिंडर्ड है क्योंकि यहां पर देखिए ये चारों तरफ से सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अगर इसकी बात करें तो इन दोनों में अगर बात करें, देखो ये दोनों, ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन तो सेम है, लेकिन ये वाली जो एल्कीन है, ये दोनों एल्कीन आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन है एज कंपेयर टू दिस, तो दिस विल बी हाइड्रोजनेटेड। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनकर आएगा। आप सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे बेंजीन के साथ ओ इस तरीके से ऐसा कुछ लगा हो, यहाँ पर ये OCH3 लगा हुआ हो, और अगर आप इसको हाइड्रोजनेट करेंगे H2PD की हेल्प से, H2PD की हेल्प से, तो वो क्या करता है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर देता है, CH2O बॉन्ड्स को, CH2 और यहाँ पर ये O, इस तरीके से CH3 या फिर और कुछ लगा हो तो ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है ना आपका H2PDC। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं करता है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट बहुत सारे जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए उनको मतलब एक तरीके से कोई इफेक्ट नहीं डालता है, उनको परेशान नहीं करता है, आसानी से रिएक्शन कराकर आपका प्रोडक्ट बनाता है। जैसे साइनाइड ग्रुप्स हो गया आपका, COH ग्रुप हो गया आपका, CONR2 ग्रुप हो गया आपका, CONR2 ग्रुप हो गया, इस तरीके के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनको टॉलरेट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विल्किंसन कैटलिस्ट के। चलिए इन पॉइंट्स को वन बाय वन क्लियरली समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या कि टर्मिनल एल्काइंस को ज्यादा प्रेफर करता है विल्किंसन कैटलिस्ट। कुल मिलाकर जैसे अगर आपके पास इस तरीके से ऐसे 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 और यहां पर इस तरीके से ये CH3 लगा हुआ है और यहीं पर दूसरी जगह आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड और इस तरीके से आपके पास इस तरीके से ये CH3 लगा हुआ है, और मैं पूछूं कि विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो वो किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट करेगा या फिर किसका हाइड्रोजनेशन वो पहले करेगा। अगर उसके पास ऑप्शंस होंगे दोनों में से तो वो एल्काइंस को पहले सिलेक्ट करेगा एज कंपेयर टू द एल्कीन्स। तो टर्मिनल एल्काइंस आर हाइड्रोजनेटेड मोर रैपिडली देन टर्मिनल एल्कीन्स फ्रॉम द विल्किंसन कैटलिस्ट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा था, कॉन्जुगेटेड डाइन्स अंडरगो हाइड्रोजनेशन स्लोली देन द आइसोलेटेड वन। अभी ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कॉन्जुगेटेड वाली एल्कीन्स में क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है आपकी कैटालिटिक साइकिल में मेटल के साथ, वो कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस कॉन्जुगेटेड एल्कीन की जगह उस एल्कीन से कनेक्ट हो जाती हैं जाके मेटल के साथ जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड होती है, तो इस वजह से वो जल्दी हाइड्रोजनेशन उनका जल्दी होने लगता है, फास्ट हाइड्रोजनेशन होता है। अगला क्या कह रहा है, इंटरनल या फिर ब्रांच्ड एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो अंडरगो हाइड्रोजनेशन स्लोली देन द टर्मिनल वंस। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वो उतना आसानी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी आपके मेटल के साथ, और इसलिए अगर ऑप्शंस टर्मिनल एल्कीन्स का होगा तो वो पहले उठा ली जाएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास इस तरीके से एक एल्कीन है, ठीक है ना, और उसी जगह आपके पास दूसरी एक एल्कीन ऐसे है आपके पास ऐसे इस तरीके से, तो इन दोनों में से अगर मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, तो आपकी B वाली क्या करेगी, प्रेफर करी जाएगी विल्किंसन कैटलिस्ट से। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, यही बात है ओवरऑल। क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबस्ट्रेट्स पोलर ग्रुप्स को कंटेन करते हैं उनका हाइड्रोजनेशन फास्ट होता है, किसमें, इन द केस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये एल्कीन है और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक ये एल्काइन है और यहाँ पर ये एक तरीके से OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ यहीं पर आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास ये ऐसे एक और दूसरी टर्मिनल एल्काइन है, और उसमें ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप की जगह मान लो उसमें मैं लगाता हूं यहाँ पर लगाता हूं CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा,
तो जिनके पास पोलर ग्रुप्स अवेलेबल होंगे, जिनके पास पोलर ग्रुप्स अवेलेबल होंगे, उनका हाइड्रोजनेशन फास्ट करता है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। बात वही होती है कि यहां पर पोलर ग्रुप्स हो जाने की वजह से उनसे मेटल क्या होता है, कोऑर्डिनेट कर जाता है आसानी से। पोलर ग्रुप क्या करते हैं, आरएच मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर जाते हैं, और यहां पर आपका रिएक्टेंट और एल्कीन क्या होती है आपस में, वो जो कैटलिस्ट और एल्कीन क्या होती है आपस में पास आ जाती हैं। तो जितने जल्दी पास आ जाती है उनका रिएक्शन करने का जो चांस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक बात ये। आगे क्या कह रहा है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस एल्कीन इज हायर देन दैट ऑफ ट्रांस एल्कीन। तो फिर से वही बात हो गई, कोऑर्डिनेशन जो एल्कीन के साथ जो ये वाली स्टेप है ना, ये वाली स्टेप जो है, बस यही स्टेप मेन है। इसका इसमें कोऑर्डिनेशन करना, इसका इसमें कोऑर्डिनेशन करने के बाद ये फॉर्म बनाना। इस फॉर्म को बनाने के लिए सिस वाली होगी भाई, तो सिस वाली इस तरीके से दोनों के दोनों आर ग्रुप दूर हो जाएंगे मेटल के साथ। लेकिन अगर ट्रांस होगी तो ट्रांस क्या होगा भाई, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस जगा देगा। इसी तरीके से अगर इसके पास पोलर ग्रुप होगा तो पोलर ग्रुप क्या करेगा, एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर जाएगा आपके मेटल के साथ, तो आसानी हो जाएगी इसको यहाँ पर जुड़ने में। तो बस इसी स्टेप की सारी कहानी है। जो मैकेनिज्म समझ गया वो सारे पॉइंट्स क्या होगा, समझ जाएगा। अब अगली बात करते हैं कि चलिए स्टीरियो प्रेडिक्शन भी कई बार आपको समझने को आ सकता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे 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 यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और इस तरफ से ये डबल बॉन्ड दे रखा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपके पास, इस तरह से आपका ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से आपके पास ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है H2PDC के साथ H2PDC कह रहा हूँ, H2 के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट में इसका क्या करिए, हाइड्रोजनेशन करा दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आकर, वो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी डबल बॉन्ड के पास एल्कीन क्या है, एल्कीन के साथ एक पोलर ग्रुप साइड में प्रेजेंट है, तो वो पोलर ग्रुप क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर सकता है ना मेटल के साथ। पहली बात तो इन दोनों में से इस वाली एल्कीन को प्रेफर किया जाएगा हाइड्रोजनेशन कराने के लिए, और इसके साथ लगा हुआ जो इसका साइड में OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इसके जो अपकमिंग 2 हाइड्रोजन है जो कि सिन एडिशन करेंगे, सिन एडिशन, वो सिन एडिशन इस OH की तरफ से ही करेंगे, क्योंकि यहां पर पहले इससे आपका जो RH है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो जो दूसरा जो हाइड्रोजन आने वाला है वो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, अबव द प्लेन ही आएंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये अबव द प्लेन OH ग्रुप आपका बनकर आएगा, और यहाँ पर ये अबव द प्लेन ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी पर आधारित कुछ सवाल करते हैं फटाफट विल्किंसन कैटलिस्ट के। जैसे ये तो हाइड्रोजनेशन का जो सिलेक्टिविटी है उसका ये ट्रेंड है, आप इस ट्रेंड को ध्यान रख सकते हैं, और ध्यान रखेंगे क्या, नोट कर सकते हैं, और इसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपके पास ये सिंगली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहाँ पर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और डाई सब्स्टिट्यूशन में एक तो आपके पास क्या है कि दोनों के दोनों R ग्रुप क्या हो, एक ही कार्बन कार्बन पर लगे हो, या फिर दोनों के दोनों कार्बन जो सब्स्टिट्यूशन हो वो एज अ रिंग में हो। तो रिंग वाला क्या होता है, बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेट कर जाएगा। इसको कोऑर्डिनेट करना होगा RH मेटल के साथ, और इसको कोऑर्डिनेट करना होगा RH मेटल के साथ। तो देखा और पाया क्या आता है कि इसका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आसान होता है, इसलिए ये क्या होता है, ज्यादा फास्ट हाइड्रोजनेशन होगा इसका। और अगर बात करें इसकी और इसकी, जिसमें डाई सब्स्टिट्यूशन है, तो डाई सब्स्टिट्यूशन में इसके पास तो दोनों कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक ही कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका RH के साथ मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन आसान होगा एज कंपेयर टू दिस। अब सिस वाले का ट्रांस से अच्छा होगा, ट्रांस के बाद डाई के बाद ट्राई, और ट्राई के बाद टेट्रा। तो ये होता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बाय विल्किंसन कैटलिस्ट के द्वारा, विल्किंसन कैटलिस्ट के द्वारा। तो अगर इनमें से जब भी आपके पास प्रेफरेंस करना होगा तो आप ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, H2 और RH PPS3 का होल थ्राइस Cl आपको दे रखा है, हाइड्रोजनेशन आपको कराना है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर देखिए, एक तो एल्कीन ये प्रेजेंट है और एक एल्कीन ये प्रेजेंट है। अब इन दोनों ही एल्कीन CO के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि यहाँ पर देखिए ये वाली एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन वो कैसे फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। ये वाली एल्कीन सिंगल, सेकंड और थर्ड, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो ट्राई और डाई में तो डाई वाले का हाइड्रोजनेशन पहले हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो ये प्रोडक्ट बनकर आएगा, बस ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा आपका। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट, यही आपका प्रोडक्ट विल्किंसन कैटलिस्ट। चलिए अब समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर एक ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है,
एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, और यहां पर कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनकर आ रहा है। अब इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? देखो ये 1 2 और 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये वाली देखिए 1 और 2, तो सिर्फ ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इस वाले डबल बॉन्ड का क्या होगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अगर विल्किंसन कैटलिस्ट से आपको हाइड्रोजनेशन कराना है, तो हाइड्रोजनेशन कराने के लिए एक तो आपके पास ये एल्कीन है, एक तो आपके पास ये डबल बॉन्ड है, और एक आपके पास ये डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों में से किसका डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूशन होगा? मैं चलो ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, ये आपका ए है डबल बॉन्ड और ये है आपका बी। बाकी सब लोग भाई कमेंट करिएगा इसके वीडियो में कि ए और बी में से किसका सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके बाद चलिए ये देख लेते हैं ए और बी। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाइड्रोजिनेटेड मोर रैपिडली बाय द विल्किंसन कैटलिस्ट। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा तेज किसका हाइड्रोजिनेशन होगा, ए और इन दोनों में से। तो इनमें देखिए ये एल्कीन के साथ पोलर ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्काइन के साथ पोलर ग्रुप लगा हुआ है। तो पोलर ग्रुप तो दोनों में है, लेकिन एल्काइन ज्यादा जल्दी होगी, तो रैपिडली होगी। तो यहां पर क्या होगा, एल्काइन विल बी मोर रैपिड फॉर द हाइड्रोजनेशन। अगर इन दोनों को बात करें तो इन दोनों में देखिए जरा ध्यान से, यहां पर इसके साथ पोलर ग्रुप लगा हुआ है, तो पोलर ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए इसका क्या होगा, फास्ट हाइड्रोजनेशन होगा। अगर इन दोनों की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या आपके पास ये इस तरीके से ऐसे 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 ये, और यहां पर क्या है आपका एक एल्कीन है जो कि टर्मिनल एल्कीन है, और ये वाली एल्कीन क्या है, रिंग के अंदर। तो टर्मिनल वाली एल्कीन क्या होगी, ज्यादा प्रेफर करी जाएगी, क्योंकि ये सिंगली सब्स्टिट्यूटेड है और वो क्या है, बाई सब्स्टिट्यूट है, या फिर डाई सब्स्टिट्यूट कह सकते हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको आगे चल के असाइनमेंट में देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी थी किसके द्वारा, किसके लिए, विल्किंसन कैटलिस्ट की, कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, कब रिएक्ट करता है, कब नहीं करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, किस में प्रेफर करेगा, किस में नहीं करेगा, मेटाथेसिस रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या होती है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आप जाइए विल्किंसन कैटलिस्ट के सारे क्वेश्चन करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग कैटलिसिस को ही आगे बढ़ाएंगे, और कैटलिसिस में हम लोग आगे बढ़ाकर हम लोग देखेंगे ऑक्सो प्रोसेस। हम लोग को समझनी क्या है कि ऑक्सो प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सो प्रोसेस क्या होती है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। ऑक्सो प्रोसेस कोई आप लोग हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन देखते हैं वो देखेंगे हम लोग, और कुछ और रिएक्शन है जैसे मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस है, और भी 2-3 कैटालिटिक रिएक्शंस हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस और बची हुई हैं, 1-2 या 2-3 रिएक्शंस और बची हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट करिए और उसका हम लोग सोल्यूशन या फिर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और विद इन नेक्स्ट लेक्चर में कैटालिटिक रिएक्शन हो जाएंगे आपके, उसके बाद 2 से 3 रिएक्शन में हम लोग कपलिंग रिएक्शंस को पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 5 लेक्चर्स अभी और हमारे पास हैं, और उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 100 क्वेश्चन का या फिर 200 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट लेकर हम लोग उसकी मेगा मैराथन क्लास करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, stay connected, do like this video, share with your friends, and don't forget to subscribe the YouTube channel of MATCAM classes. Thank you so much guys.